डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी का क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें ये क्या है, जो सिलेबस था जो एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से कॉमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन उसमें से ये आपका 1000 प्रश्नों का जो संग्रह है उसका सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो अलग पार्ट है, ये इसके लिए कोर्स हम लोग ये मात्र ये रखे हैं और कम समय के लिए ये है, और नहीं तो ये फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ सकते हैं तो वो भी है, तो पूरा वो तो उस पर तब PDF मिलेगा और क्वेश्चन होगा। लेकिन उसी कड़ी में एक हम क्वेश्चन 10-10 का सेट बनाए हैं, 10 सेट जो 5-7 सेट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, 5 इंडिया ज्योग्राफी के। उसमें एक तो आप दूसरे से हम लोग जुड़ने के लिए, हमको एक दूसरे को समझने के लिए, आपका जो टीचर से एक एक्सपेक्टेशन होता है, जो टीचर हमको ऐसे पढ़ा दे वैसे समझा दे, तो उस कड़ी में हम मतलब शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तो एडिशनल चीज़ है, वो बाद की बात है, आपको पसंद आ गया इसमें जुड़ लीजिएगा। लेकिन अभी जो है सो ऐसे है, और हर क्वेश्चन का 4 तो ऑप्शन है, वो एक क्वेश्चन में 5-7 हम ऑप्शन बताएंगे या थोरो पढ़ा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इसमें भी हमको ये है, देखते हैं इसमें, तो ये तो बाद की बात है। तत्काल हम लोग एक जो क्वेश्चन है सामने उसको करने जा रहे हैं। तो ये जनरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का परमाणिक या IST किस देशांतर से लिया जाता है। तो ये तो आप ठीक कर देते हैं बड़ा को, लेकिन है क्या, कैसे होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना जगह आया, तो आपका देख लीजिए, ये आपका आंसर तो ये हो गया। तो ये होता क्या है, IST होता क्या है, इसका मतलब है, लिख दिए हैं मानक समय। इसको फुल फॉर्म में देखते हैं तो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टीवी हम लोग ऑलमोस्ट आप मैच देखते हैं, टीवी घर घर में है, नहीं तो मोबाइल में है, तो देखते हैं जब भारत का जब मैच किसी दूसरे देश के साथ होता है तो उसमें लिखता भी है ये IST के अनुसार इतना बजे, और GMT के अनुसार उतना। तो बड़ा पूरा चैप्टर है, तो उतना तो आपको हम लेंदी, लेकिन ज़रूरत तो सब की है। देखते हैं जो कम समय में आपको कैसे समझा देते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पिछला वीडियो में हम क्वेश्चन किए भी हैं, या IST से इतना हो रहा है तो इतना W पर, इतना E पर है तो कितना बजे। और दूसरा GMT का मतलब 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो इसको जानने के लिए प्रथम तो आपको समय का संबंध जो होता है वो देशांतर से होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते हैं तो देशांतर का मतलब होता है या तो पूरब या पश्चिम, एकदम बच्चा जैसा कर रहे हैं। पूरब का मतलब E, आइदर W, ये ख्याल रखेंगे। अक्षांश का मतलब है आइदर एनवर्ड, उत्तर या दक्षिण। तो अक्षांश से कल पिछला वीडियो अभी जो आपको इसके पहले जो देख रहे हैं, दूसरा नंबर सेट है, तो उसमें लिखे हैं, एकदम बेसिक ही समझा दिए हैं। तो समय का संबंध देशांतर से होता है, हो गया। अब है तो भारत का पूछ रहा है ना, भारत का, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हम जोड़ दें। भारत का एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, जो भारत अवस्थित है, तो अवस्थित है ऐसे ही लिख देता है। तो थोड़ा कमीशन ओरिएंटेड BPSC में 2 बार आ चुका है, तो उसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों पूछता है। लेकिन उसको छोड़ के जनरल एग्जाम देते हैं, दरोगा है, SSC देते हैं, तो उसमें कभी देशांतरीय पूछ लेता है, कभी अक्षांशीय पूछ लेता है। तो अभी यहाँ तो हमको ज़रूरत है केवल देशांतर से, लेकिन फिर भी हम ये कर देते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, इसका भी इस पर अलग से पूरा एक वीडियो है बना हुआ। पहले के क्लास हम लिए हैं कहीं पे, लेकिन यहाँ फिर दूसरा से हमके। तब भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट n है। ये तो अक्षांशीय हो गया। इसका क्या मतलब है? सब बुक छोटा मोटा किताब लोकल सब, लेकिन इसका क्या मतलब है? पूरा स्केच को उसका अलग से हमको 30-40 मिनट का क्लास लेना पड़ता है। तो ये अब देशांतरीय जो है से 68 डिग्री 7 मिनट से 25 मिनट ई के बीच हो गया। ये अपने आप में क्वेश्चन है। भारत जो है, इसको शॉर्ट में यहाँ तो नहीं करेंगे तो पूरा क्लास लेगा। तो ये देख लीजिए, इक्वेटर है तो एन है, तो भारत जो है इसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। शॉर्ट में कर देते हैं, पूरा टाइम फिर देना पड़ेगा। तो एन तो यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर कहाँ? तो ई और डब्ल्यू के लिए आपको चाहिए, तो भारत जो है इसमें है। इसमें भी कहाँ? तो पूरा ये अलग से, इसमें नहीं आपको संभव है, लेकिन इसका मतलब समझे। अब जो देख रहे हैं इसमें कहीं तो आपको नहीं आ रहा है 82, आ नहीं रहा है, तो कहाँ से आए? ये सब लिख दिया, सब किताब लिखे है जो भारत का मानक जो 82.5 है। 82.5 कहाँ से आया वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये होता क्या है, मानक समय होता क्या। समय का संबंध देशांतर से है, तो मानक समय के लिए मैंने स्टैंडर्ड टाइम के लिए आपको स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड चाहिए, मानक समय के लिए मानक देशांतर चाहिए। तो ऐसा भारत का है, सब देश का अपना मानक होता है। तो इसको डिफाइन यहाँ लिखेंगे तो लेकिन समझ लीजिएगा तब और स्पष्ट है। किसी देश के मध्य से होकर गुजारने वाली यामोत्तर मेरिडियन के माध्य का मान, मीन वैल्यू, उस देश का मानक देशांतर यानी मानक समय कहलाता है। मध्य, तो अगर ये क्लासरूम जहाँ आपका जिसमें लॉज हॉस्टल घर में है, कोई रूम में है, तो मध्य तो ऐसे भी होगा, ऐसे लैटरल जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो कोई एरिया जब एनएस में बट जाता है तो उसको अक्षांशीय कहते हैं, लेकिन जब वर्टिकल बांटते हैं तो मेरिडियन हो जाता है, यामोत्तर होता है। तो यह मात्र जैसी वर्टिकल मान्यता इधर ई वार्ड इधर डब्ल्यू वार्ड यानी पूरब व पश्चिम। तो इसीलिए कहता है समय का संबंध देशांतर से, अक्षांश से कोई मतलब नहीं है। तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के माध्य का मान, मीन वैल्यू, उस देश का स्टैंडर्ड देशांतर यानी स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो इसका देशांतरीय विस्तार आप क्या देख रहे हैं? देशांतरीय विस्तार भारत का जो है से 68 डिग्री 7 मिनट, ये अपने आप में क्वेश्चन है। 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है, हो गया। आप जानते हैं जो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट है। तो एक भी और कुछ आप जानते हैं, पहले से सुनते हैं कि अभी अगर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 7:30 बज रहा है, आप सब जानते हैं जो लंदन से मेरा भारत का समय 5.5 घंटा आगे चल रहा है। तो यही तो क्वेश्चन पूछेगा, एक बार समझिएगा। तो कुछ है नहीं, जो भारतीय समय अनुसार शाम के चाहे रात्रि के 7:30 बज रहे हैं, तो जीएमटी के अनुसार अभी कितना बज रहा हो? तो 5:30, तो वहाँ क्या होगा? 2 PM हो रहा होगा। वहाँ 2 PM हो रहा है, तो यहाँ पर क्या 7:30 हो, 5.5 घंटा आगे चलता है। तो आगे क्यों चलता है कि जीएमटी से लंदन से भारत जो है पूरब है। अब 5:30 क्यों चलता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो 68 में आपको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 मिनट से जितना मिनट आएगा वो 5.5 घंटा नहीं होगा। और 97 से कीजिएगा 4 मिनट से, तो ये 5.5 से बढ़ जाएगा। तो एकदम घरेलू भाषा में समझा देते हैं। 68 और 97 का मीन वैल्यू लीजिएगा तो ये 82.5 होगा। और चूंकि पूरब है तो ई जुट जाएगा, और यही 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना मिनट आएगा वो 5.5 घंटा होगा। शॉर्ट में बता दिए, इस पर तो पूरा एक स्केच करके क्लास अलग से लेते हैं, तो यही में पूरा टाइम लग जाएगा आपको। तभी तो हम लोग रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आपका ये हो गया। ये 82.5 कहाँ? यही 82.5 जो है से आपका इलाहाबाद जो कहते हैं, ये सब किताब में यही सब तो आप बनाते हैं, ये रटते हैं, रटने का चीज़ नहीं। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है
वो कितना डिग्री देशांतर है? 82.5। ये तो उत्तरी है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये जो है से नीचा है। इस पर भी एक और भी बताते, लेकिन उतना लेंदी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा अभी तो इंट्रोडक्शन है, इसमें शुरू कर दिए हैं। तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली यामोत्तर के माध्य का मान उस देश का मानक देशांतर यानी मानक समय कहलाता है। उदाहरण स्वरूप भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है, जिसके माध्य का मान 82.5 होता है। चूँकि पूरा वह तो ई जुटेगा, 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना मिनट आएगा वो 5.5 घंटा के बराबर है। यही कारण है कि GMT से यानी लंदन 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय हमेशा आगे आगे चलता है, आगे नहीं आगे। वहाँ कितना है तो उसमें 5.5 जुटेगा। ये भाषा में जब मिलेगा प्रॉपर, ये सब क्लास चलेगा, तब जो आपको PDF मिलेगा, ये सब मिलेगा, तब ऊपर से समझाएंगे। तो न समझा कोई किताब पढ़ या कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना सब्जेक्ट टर्म सब है, क्रीम वर्ड और चैप्टर सब आपको मिलेगा। ही तो एक तरह के हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो सारा कुछ बोल दिए हैं। ये पूछेगा तो यहाँ यही कन्याकुमारी वाला है, ये जो है से लद्दाख का है, इंदिरा कॉल है, ये तो कुछ है नहीं, कंफ्यूज करा दिए। तो आपका आंसर ये हुआ। कैसे हुआ ये आप सीखिए, ये तो सब जगह लिखा हुआ मिलता है। देखिए वही तो है, उसी से रिलेटेड ग्रीनविच मेरिडियन, भारत के IST। देखिए ग्रीनविच का मतलब 0 डिग्री देशांतर, मतलब लंदन। IST का मतलब 82.5 हो गया। तो यही तो अभी बता दिए, एक में पूरा क्वेश्चन कर दी। तो जो यहाँ टाइम होगा इसमें 5.5 घंटा आगे चलेगा। तो देखिए ग्रीनविच तथा भारत के मानक समय के कितने समय का अंतर होता है? तो देखिए 5 घंटा 20 मिनट नहीं, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 तो है, लेकिन यहाँ 5, ये तो प्रॉपर आप समझते हैं कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन बनाया 4 घंटा। इनमें से कोई नहीं, तो होना क्या चाहिए? 5 घंटा 30 मिनट। समझ गए होंगे, वही कैसे हुआ से आपको बताए हैं। होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। कितने का अंतर होता है? तो अंतर घटता है बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव होता है, आगे आगे चलता है। वही जो बोले हैं। कैसे हुआ? 82.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो जितना होगा यही होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? सॉरी, ये होती है ये। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत जो दूरी है, औसत दूरी है एग्जैक्ट 14.96 करोड़ किलोमीटर। जब कमीशन दीजिएगा तो ये, या नहीं तो जनरल में तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। तो औसत है, तो औसत का 2 हिस्सा होता है, एक होता है अधिकतम और एक होता है न्यूनतम। हो गया। तो अधिकतम जो होता है 15.21 होता है, ये 14.73 होता है। तो पूछ रहा है अधिकतम, तो ये तो अधिकतम कब होगा? जब सूर्य से पृथ्वी दूर होगा। तो वो जब होता है उस स्थिति में कब? ये न्यूनतम होगा तो ये होगा। लेकिन एक चीज़ और भी जोड़ देते हैं, अभी तो ये पढ़े नहीं हैं। तो जैसे जहाँ हम लोग कहाँ हैं भारत में देखते हैं, तो आप जब तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी जब नज़दीक होगा तो टेम्परेचर और अधिक होना चाहिए। लेकिन 3 जनवरी को क्या देखते हैं? आ ही रहा 3 जनवरी, तो आप क्या देखते हैं? जो सूर्य हमसे नज़दीक हो गया है या तब लगता ज़्यादा ठंडा है। तो ये आप पूरा उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, जिस हिस्सा में वो हिस्सा दूर हो जाता है। समझे? तो पृथ्वी से सूर्य के दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर क्या होगा? तापमान घटते जाएगा। तो 3 जनवरी के कहते हैं, 4 जुलाई को 3 जनवरी कहते हैं न्यूनतम होगा, अधिकतम 4 जुलाई के है। तो जब दूरी कम रहा है तो तापमान अधिक होना चाहिए।
तो ये होता है, लेकिन आप पूरा पृथ्वी पर नहीं, जिस हिस्सा में वो हिस्सा दूरी है। तो पृथ्वी का जब हम लोग स्केच करेंगे, देखेंगे, तब आपको पता लगे जो हिस्सा हमसे दूर है। यानी आपके दिमाग में अभी तो ये आएगा नहीं, जब ये चैप्टर चलेगा तो इसमें इस सब चर्चा करेंगे। तो ये जो है दूरी जो होती है, अधिकतम ये, न्यूनतम ये होता है। इसी को कहीं पर और बता देंगे जब चैप्टर आएगा। तो इसी को उपसौर और अपसौर कहता है, ये ख्याल रखिएगा। ये जो है उपसौर है, इसको इंग्लिश में पेरीहेलियन, इसको अपसौर कहता है एपीहेलियन। सब हम कहते चल रहे हैं, ये तो एक तरह का इंट्रोडक्शन है। ये सब आएगा तो प्रॉपर ये सब पहले ही लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ में, और तब ऊपर से समझाएंगे, तो कुछ पढ़ के ही रहिएगा। अभी तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा अवधि होती है? दक्षिणी गोलार्ध बोल रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ये, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ये छोटा होता है, तो ये होगा, हो गया। या उत्तरी गोलार्ध में रहता तो ये होता। उत्तरी गोलार्ध में अभी जैसे देख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, जो उत्तरी गोलार्ध में घटना होती है दक्षिणी गोलार्ध में, इसका जब इंसोलेशन पढ़ाएंगे तो वो तो अभी देर का चीज़ है। तो ऐसे समझिए ना कि जैसे अभी हम लोग क्या है, और थोड़ा टेम्परेचर लो होगा, दिसंबर जनवरी में और होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे जो आ रहा है 14 जनवरी के, तो बोलते हैं संक्रांति। तो संक्रांति हिंदू धर्म के लिए शब्द है। तो क्या होता है, उस दिन के बाद, पहले से भी जानते हैं, पढ़ने के पहले जानते हैं, संक्रांति के बाद ठंडा घटने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सूर्य जो है उत्तरायण माने उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, वैसे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ते जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में घटते जाता है। वही से रिलेटेड क्वेश्चन है, 46वीं बीपीएससी में पूछा था, वही क्वेश्चन हम उठा कर ले लिए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा था, जे क्या पूछ रहा है, सबसे लंबा दिन। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के, अब पूछ रहा था दक्षिणी गोलार्ध में। तो 21 जून को अगर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा था 22 दिसंबर को। यही ना कहते हैं 25 दिसंबर को, जहां हम आप भारत तक कहते हैं बड़ा दिन। बड़ा दिन मीन्स क्या, उस दिन से दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा पूछ रहा है, तो 21 जून को छोटा पूछेगा, तो 22 दिसंबर का। ठीक है, तो नोट में लिखा हुआ है, चाहे लिखाएंगे भी, उसके अलावा तो यही लिखाएंगे कि पूरे वर्ष के दौरान 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, माने दिन की अवधि जो है से बड़ी होती है, रात 22 दिसंबर को सबसे छोटा। ये जब एक चीज़ सेट कर लेंगे तो एक लाइन में लिख रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध के जो दशा होती है दक्षिण, ठीक उल्टा हो जाता है। तो इसको निष्कर्ष में क्या है कि पूरे वर्ष के दौरान उत्तरी गोलार्ध में दिन की अधिकतम अवधि 21 जून को, 21 जून को, जबकि सबसे छोटी अवधि 22 दिसंबर को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक विपरीत हो जाता है। एक याद कीजिए, तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा न्यूनतम, तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम। 46 बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, वहीं से हम क्वेश्चन ले लिए आपका। इस पर और भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय, तो अभी कुछ दिन पहले परीक्षा हुआ है टीचर का, तो उसमें यही पूछा था। तो सब क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम लेके मतलब नौकरी कीजिएगा, ये हम लोग का भी तो नौकरी है, चाहे एक तरह का जो जीविका का साधन है। तो हम आप लोग से ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। पूछने वाला क्या, कोई बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो भी तो पढ़ ही कर पूछता होगा। वो कहाँ से पूछेगा, जो मार्केट में किताब है, जो पढ़ा होगा वही पढ़ता है। आप लोग स्टूडेंट, आप लोग को उसको भय लगता है, कौन कितना पढ़ेगा, जो पढ़ना है वही ना पढ़ेगा, चाहे क्वेश्चन सेटर हो चाहे हो। हम तो ऐसे बोलते हैं। आपको भी लगा दिया है, किसी को टेस्ट लेने तो हो सकता है फिसल जाएगा वो आदमी। तो पोस्ट मिल गया था, जो मन में आता है नचाते रहता है। जो पढ़ना है वही ना पढ़ेगा। एक पोस्ट मिल गया तो लोग भय खाता है। जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट में पढ़ना है, कोई पढ़े, वो अधिकारी बन जाए, मंत्री बन जाए, जो बन जाए, जो पढ़ना है वही पढ़ेगा। तो यही पूछा था, तो देख लीजिए इसका आंसर तो आपका ये हो गया। तो देख लीजिए, ये आपका पृथ्वी है,
पूछ क्या रहा है, ये पृथ्वी का सेंटर है आपका, ये जो है सर रेडियस है, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ये मिला दीजिए तो डायमीटर हो गया जिसको व्यास बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा खींची गई है गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहता है, इक्वेटर। यही ज्यादा नहीं, बीपीएससी का TR 4 न होने जा रहा, 3 में ही शायद क्वेश्चन था ये, तो हो गया। तो इससे पृथ्वी एन और एस में बट गया। एन जो है से पोल नहीं है, एन स्टैंड फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ एन का मतलब उत्तरी गोलार्ध, वेयर एज एस स्टैंड फॉर साउदर्न हेमिस्फीयर, एस का मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, एन पोल नहीं है ये। तो इसी को जब पढ़ना होगा विषुवत रेखा, जब अक्षांश पढ़ाएंगे, देशांतर पढ़ाएंगे, तो अभी तो वो आपके लिए लगेगा हौच पौच। तो विषुवत रेखा क्या होती है, पृथ्वी या गोलों पर 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरने वाली या खींची गई वह काल्पनिक माने सच इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा है। तो ध्यान से एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी लगभग 2 बराबर हिस्सों में बंट जाती है, न कि बराबर हिस्सों में। तो इतना अभी छोटा छोटा चीज पर आपको ध्यान जाएगा नहीं, धीरे धीरे मैच्योरिटी आगे पढ़िएगा। तो विषुवत रेखा है क्या, पृथ्वी या गोलों पर 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरने वाले या खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर खंडों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुवत रेखा कहलाती है। और जब अक्षांश पढ़ेंगे तो इसको पैमाता भी तो आपको टफ लगेगा। तो इससे पहले जब आएगा चैप्टर तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बट गया। अब तो इसे एन हो गया, एस हो गया, तो डायरेक्शन तब बोल रहे हैं जो 4 होता है, ऊपर से ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, बायां को पश्चिम, दायां को। मेरे लिए इधर है पूरब, आप लोग के लिए पूरब इधर, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम भी यही हो जाते हैं। तो पृथ्वी को जब आप ऐसे बांट दिए तो ये 0 डिग्री अक्षांश था, यहाँ लिख रहे हैं देखिए 0 डिग्री देशांतर हो गया। तो 0 डिग्री देशांश से पृथ्वी ई और डब्ल्यू में बंट गया। तो क्या हो गया, ये एन ई हुआ, एन डब्ल्यू हो गया, एस ई हुआ, एस डब्ल्यू, इसी में भारत है आपका, ये भी बोल दिए, एन ई पार्ट पर है। अब तो ये दूसरा चीज हो गया। अब ये कह रहा है कि ये दूरी है, ये 12,756 किलोमीटर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये 12,713 किलोमीटर है। तो यही तो पूछ रहा है पोलर डिस्टेंस। पोलर डिस्टेंस क्या, डायमीटर बोलते, डिस्टेंस हो गया मतलब कॉमन वर्ड, डायमीटर हो गया ज्योग्राफी का वर्ड। तो पोलर डिस्टेंस कितना है, 12,713 किलोमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, 12,756। तो इसमें से घटाइएगा तो सीधे क्वेश्चन है कुछ। यही कारण है जो पृथ्वी कहता है जे नहीं स्फेरिकल और ओवल नहीं है बल्कि जियोइड है, जिसको ऑबलेट स्फेयर बोलते हैं। अब ऊपरे लिख देता है जो पृथ्वी गोलाकार अंडाकार न होकर जियोइड है, जिसका लघुवाक्ष गुलाब हिंदी होता है। इट रेफर्स, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी विषुवतीय दूरी ध्रुवीय दूरी की तुलना में अधिक होती है। अगर अटपटांग करेगा तो ये पूछेगा। तो पृथ्वी ओवल का क्या मतलब होता है, ई सेंटर है, तो ये अगर मान लीजिए आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये सब आर बराबर होगा तभी तो, लेकिन ये आर तो अधिक है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो ये अधिक है तो स्वाभाविक ही आगे बढ़ जाएगा। ऐसा जब हो जाता है इसी को ऑबलेट स्फेयर या जियोइड कहते हैं। जनरल एग्जाम दीजिएगा तो जियोइड लिखा रहेगा, थोड़ा कमीशन दीजिएगा तो ऑबलेट स्फेयर रहेगा। तो सब इससे रिलेट करते हैं। दोनों में अंतर कितना है, दिस, इससे तो कुछ है ही नहीं। देखिए अभी क्या आ गया, देखिए बीपीएससी आप लोग TR दे, अभी तो यही होगा, 4 होगा। तो कॉमन पेपर 1 to 5 आप देते हैं, 5 to 6 देते हैं, 6 to 8 देते हैं। तो कॉमन आप इन लोग से बीच जो कुछ बच्चे हैं बताए, तो ये सब के लिए होता है। तो ये आप अगर पढ़िएगा 200 प्लस नहीं लिखा हुआ, प्लस ही होगा, 250 300 भी हो सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये आप लोग पढ़िए बेहतर, और ये करना होगा तो मात्र हम लोग ये रखे हैं, इस पर नया नया भी हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए और देखिए क्या है, 150 रुपया देने में क्या है। आप जो सोचते हैं टीचर से उससे कई गुना चीज़ देंगे। यही परिचय के लिए तो ये सब इतना क्वेश्चन करा रहे हैं। और इसमें भी
अगर आप लोग का किसी का 9th-10th में ऑप्शनल में ज्योग्राफी होगा या फिर +2 के टीचर बनने जाए ज्योग्राफी से, तो आप उसमें कम अधिक लड़का रहेगा, उसको हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। या सेमेस्टर हिस्ट्री की ज़रूरत होगी तो इसमें बहुत बच्चे रहते हैं, तो इसमें जुड़ना चाहिएगा तो जुड़ जाइए जल्दी। परीक्षा आपका जनवरी में होने जा रहा है, तो चुनाव के कारण तब तक तो हो गया होता। इसमें ये सब जो मेरा अभी क्लास जैसे चल रहा है 10-20 क्वेश्चन कॉमन प्रीवियस को, तो हम करते रहेंगे, वो हम करते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करना। हम 10 घंटा पढ़ाने वाले हैं, 12 घंटा पढ़ाने वाले हैं, तो ये सब तो चलते रहेगा। हमको समझिए, तौलिए जो कहाँ तक आपके लिए कारगर सिद्ध। इसमें जुड़ जाइए आप लोग, कुछ जान नहीं रहे, 150 से जा रहा है, इसे हमको भी समझने का पूरा मौका मिल जाएगा आपको। जनरल क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, ये सब जो क्वेश्चन देंगे वही सब, उसमें से उधर संयोग होगा तो हो सकता लगेगा जो हम ही क्वेश्चन सेट के लिए, नहीं कहना अच्छा नहीं रहेगा। केवल आपके बीच ज्ञान नहीं, अनुभव बांट रहे हैं। 30 वर्ष से आप ही लोग के बीच हैं, बहुत लोग हमको जान भी रहे हैं, बिहार से बाहर भी पढ़ाए हैं लोग, जानते भी हैं। लेकिन यहाँ आप लोग जो लोग नए हैं थोड़ा देखिए, और देखने ही के लिए तो हम चला रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब जो चला रहे हैं। कुछ टीचर और भी हमारे सब्जेक्ट टीम में हैं जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, चाहे कितना पढ़ाएंगे। इसमें कोशिश कीजिए आप लोग, कुछ नहीं 100-202 के देखिए जो कितना आपके लिए कारगर सिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, बीसूर से क्या तात्पर्य, आंसर तो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ, ये तो फिजिक्स का चीज है, इसे देखिए, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये तो अभी देशांतर बताए हैं नहीं। तो ये अगर सेंटर है तो ये देखिए 180 डिग्री W है, यही ना आप किए हैं अभी जो बताए हैं। ये 180 डिग्री E है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर ना लिख के हम लिख देते हैं। जो लोग नए होंगे बार बार सुनिएगा, हम थोड़ो पढ़ा रहे हैं। तो ये 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 180 में आप गुना कीजिएगा 4 से, तो ये 12 घंटा होगा, हो गया। तो ऐसे आप व्यवहारिक फिजिक्स में भी तो देखते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए हम बाहर में, चाहे आप जहाँ हैं, हम भी आप ही के साथ खड़े हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप 12 बजे से पहले, मेरे लिए पूरब इधर है, आप लोग के लिए पूरब इधर है, बार बार बोल रहे हैं, तो पूरब है। तो जब आप खुले मैदान में, जगह में 12 बजे से पहले आप कहीं पे खड़ा होते हैं, तो आपकी जो छाया है इधर दिखती है, पश्चिम की ओर, हो गया। अब आपकी छाया कितना पश्चिम दिखेगी या इस पर निर्भर करेगा कि आप राइट एंगल 90 से आपका सूर्य कितना इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। जैसे सूर्योदय होगा, आप वहां पर है 180 पर तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो आपकी छाया जितना लंबा है वहां तक जाएगा। और जैसे जैसे सन जो है सो ऊपर की ओर बढ़ेगा, इंक्लाइनेशन एंगल जो है सो झुकाव घटता जाएगा, 180 जैसे घटता जाएगा तो आप जो है सो आपकी छाया ऐसे आते जाएगी, हो गया। और जैसे ही एट राइट एंगल मतलब 90 पर ठीक परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो ना आपकी छाया इधर दिखेगी ना इधर देखेगी। तो कब होगा, एट शार्पली 12 नून, ठीक 12 बजे। आज जैसे ही 12 से 1 होता है तो क्या चले, तो पीएम में चले जाते हैं। तो जब सूर्य इधर की ओर इंक्लाइंड होगा, 90 से फिर इंक्लाइंड होगा इधर, तो कहां तक जाएगा, 180 तक जाएगा, इधर 180 तक जाएगा। इसलिए देशांतर 360 तो होता नहीं है। तो ऐसे जब जाएगा तब फिर आपकी छाया जो है से इधर दिखने लगेगी। कितना ये बढ़ेगा, ये निर्भर करे इधर कितना 90 से इंक्लाइंड है। जो जलवायु विज्ञान वायुमंडल में पढ़ेंगे तो यही कहता है कि आप बोलते हैं अभी तो शीतकाल है, ग्रीष्म काल में 12 बजे कोई काम में पड़ जाता है, या फिर कोई है गार्जियन ने कुछ बता देते हैं जो कुछ काम था, आप कहते हैं बड़ा धूप है, या परिवार के चापी के तो धूप ढल जाएगा तो निकलेगा, तो धूप में ढल जाएगा तो निकला। घरेलू भाषा ज्योग्राफी में इसको कहता है इंसोलेशन, सूर्याभिताप का दर घट जाएगा।
तो राइट एंगल पर 90 पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है। जैसे जैसे इंक्लाइन होता है इंसोलेशन का रेट घटते जाता है। तो चैप्टर है आगे थोड़ा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन वही चीज है, इसको हम फिजिक्स से समझा दिए हैं कि जैसे जैसे इधर आप बढ़ेंगे सुबह में 12 बजे से, तो आपकी छाया इधर दिखेगी, लेकिन एट शार्पली 12 में ठीक 12 बजे नहीं इधर नहीं इधर। तो यहाँ कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश ठीक अगर ये सन है परपेंडिकुलर पड़ेगा तो इधर 12 घंटा इधर 12 घंटा, तो ये दिन 12 तो रात भी बराबर, दिन रात की अवधि बराबर होगी, इसी को विषुव कहते हैं। तो वर्ष की वैसी तिथि जिस तिथि को दिन रात का समयांतराल बराबर होता है यानी 12-12 घंटों का, था विषुव कहलाता है। और ऐसी घटना इसलिए होती कि उस तिथि पर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर ठीक लंबवत यानी राइट एंगल लंबवत 90 पर पड़ता है। ये थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज है, यही है। दिन के अपेक्षा रात होती तो कुछ होगा नहीं, रात के अपेक्षा तो ऐसी उलझा दिए हैं। तो दिन ऐसा जो होता है 21 मार्च को होता है 23 से, उसको बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं। विषुव दो तरह के होते हैं, एक बसंत और आप देख लीजिएगा जो बांके तो आएगा तिथि। तो अभी हमको इसको इक्विनॉक्स कहते किसको है, तो वर्ष की वैसी तिथि जिस तिथि को दिन रात का समयांतराल बराबर होता है यानी 12-12 घंटों का होता है विषुव कहलाता है। ऐसी घटना 21 जून और 23 सितंबर को 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। मार्च वाला को बसंत विषुव और उसको सितंबर वाला को शरद विषुव कहता है। ऐसा होता क्या है, तो इस तिथि को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर ठीक लंबवत पड़ता है, जिस कारण क्या हो जाता है 12 घंटा इधर 180 पर पड़ेगा। इस निकाल के भी बता दिए हैं सारा कुछ। इससे जो टॉपिक है ऑलमोस्ट हम कहिए दिए हैं, थोड़ा पढ़े हुएगा तो समझिएगा, और नहीं तो कोई किताब ही चैप्टर का निकाल कर देख लीजिए जो आपके पास है। हम अभी रिकमेंड तो करेंगे नहीं, और सुनिएगा जो क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, खाली सुनिएगा, देखिए जो क्या क्या लिखा हुआ। और क्वेश्चन तो थोड़ा समझ दोनों हाथ से भर दीजिए, कुछ रहता नहीं क्वेश्चन। जीएस की बात कर रहे हैं तो चलिए, ये तो उलझा दिए, कुछ है नहीं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ और कहना था। तो ये तो सब जानते हैं, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। हो गया। आपसे पूछे जो क्यों होता, आप कहिएगा जो पानी है। ये भी सच है, पानी है तो पानी का रंग नीला होता है नहीं, तो ये फिजिक्स का चीज है। ये तो सब बच्चे बोलते हैं सब पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहलाता। हो गया। ये लाल ग्रह कहलाता है, अब सब जानते हैं आयरन ऑक्साइड के। तो पानी के होने से क्या होता है, ये सच है कि 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल विद्यमान है। इतना से काम चल जाए। तो जल क्या नीला होता है नहीं, तो चूंकि सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश पुंज में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में रिटन एग्जामिनेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिए, जनरल किताब में सब नहीं लिखा हुआ है। जब प्रकाश पुंज किसी चीज पर पड़ता है यानी आपतित होता है, साइन आई साइन आर फिजिक्स में पढ़े होंगे, माने पड़ता है, तो उन 7 रंगों में से जिन रंगों का वह तल जिस पर पड़ता है अवशोषण कर लेता है वह रंग दिखाई नहीं दे, वो वही रंग दिखाई देता है जो परावर्तन रिफ्लेक्शन कर देता है। तो पानी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी, खास गुण, इनहेरेंट पर दैट कांट बी चेंज, जो किसी स्थिति में बदल नहीं सकता है। तो चूंकि पानी का खास गुण होता है जो नीले रंग को के अवशोषित न करके परावर्तित कर देता है। अंतरिक्ष से देखते हैं तब हमको पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। जनरल किताब साहब पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है, तो आप पहले न भी बोलते तो भी जानते हैं। तो आप जवाब क्या दीजिएगा कि 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल है। तो जल होने से क्या हो जाएगा, तो जल का खास गुण होता है जो प्रकाश पुंज जो 7 रंगों का जो पढ़े ना, वीवियो को बैनी यहाँ पे पढ़े होंगे 9th-10th में, चाहे यहाँ भी पढ़िएगा साइंस में। तो उन रंगों का जिसका वो अवशोषण न करके परावर्तन कर देता वही रंग हमें दिखाई देता है। तो पानी का गुण होता है नीले रंग को वो अवशोषित न करके परावर्तित कर देता है। और दूसरा ख्याल रखिएगा, यहाँ हम एक दूसरे को नीला पीला नहीं दिखते हैं, अंतरिक्ष से जब आप देखिएगा तो पृथ्वी आपको नीले रंग का दिखाई दे। ये तो नोट में लिखा भी हुआ है, जब लिखाएंगे बताएंगे तो तब नीला ग्रह इतना पहले से भी जानते हैं। ऋतुगत परिवर्तन सीजनल किस कारण होता है, तो देखिए ई तो होगा नहीं, ठीक है। तो होता क्या, इसे समझ लीजिए।
एक होता है रोटेशन, जिसको हिंदी में घूर्णन कहते हैं, और एक होता है रिवॉल्यूशन, जिसको परिक्रमण कहते हैं। हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का तो आंसर आपका ये हो गया। इसमें एक और भी चलेगा, लेकिन वो भी नहीं डालें, पढ़ लेने के बाद। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लगभग 24 घंटों में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन काल अथवा दैनिक गति, डायरूनल मोशन कहा जाता है। एक के लाइन में 4-5 मॉडल का क्वेश्चन आपको आ गया। हो गया। पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। हो गया। तो इसको देख लीजिए, ये पेन है, कोई बॉडी है, तो यह किसी पर तो स्थित होगा। अब अपने एक्सिस पर चाहे ये क्लॉकवाइज चक्कर लगावे या एंटी क्लॉक, माने बाईं से दाईं चाहे दाईं से बाईं, तो वो डायरेक्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई बॉडी, कोई वस्तु जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और किसी बॉडी के राउंड चक्कर लगाती है तो उसको रिवॉल्यूशन, परिक्रमण कहते हैं। हो गया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का घूर्णन काल। समय कितना लगाता है? 24 घंटे, इसी कारण तो उसको दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। समझ गए? सीधा क्वेश्चन बोल रहे हैं, पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन रात होता है। अब पृथ्वी के परिक्रमण, तो पृथ्वी के परिक्रमण से क्या मतलब? पृथ्वी जो है प्लेनेट है, ग्रह है, तो ग्रह का डिफिनीशन का, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ किसी खास दिशा में किसी खास पथ पर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं, जो उष्मा ऊर्जा नहीं देते हैं। सच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन पार्टिकुलर पाथ and does not emit heat or light or energy termed as planet. There are 8 planet in our universe. मैं अभी वर्तमान में कितना 8 ग्रह है, उसमें पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, यानी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने से दिन रात उसका परिणाम हुआ। और ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, जिस कारण यहाँ था एक दिन में तो दैनिक गति, यहाँ एक साल में तो वार्षिक गति। वहाँ अपने अक्ष पर तो घूर्णन काल, यहाँ परिक्रमण काल। पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, इसके परिक्रमण से ऋतुगत परिवर्तन होता है। लेकिन पृथ्वी ऋतुगत परिवर्तन केवल पृथ्वी के परिक्रमण से नहीं होता है। आपका यहाँ काम चल जाएगा। और कुछ पढ़िएगा तो लिखेंगे पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 पर झुके या सूर्य के सापेक्ष 66.5 पर झुके, वो स्केच करेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी वैसा हम अटपटंग ऑप्शन दिए ही नहीं है, वो पढ़ाने के बाद समझ में आएगा। आ चुका है, एक बार यूपीएससी में आ चुका है। उसमें तो रहता है केवल 1 सही है, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, सभी सही है, तो वो तो एक के क्वेश्चन में सब टटोल लेता है। तो उतना अटपटंग चीज आप लोग को सब पीसीएस तक, बीपीएससी तक नहीं रहता है। और परीक्षा देते हैं दरोगा, एसएससी जो देते हैं, उस पर मेरा कुछ कमा, जो आपको देना है पढ़िए, सब परीक्षा पास करिएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ देख लीजिए, रिवॉल्यूशन लिख दिए हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब पृथ्वी मैंने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण ऋतुगत परिवर्तन, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के कारण दिन रात होता है। यही से तो 5 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो इतने ख्याल रखिएगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के संबंध में सर्वाधिक और स्पष्ट जानकारी, भूकंपीय तरंग। काम चल गया, तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे देख लीजिए, पृथ्वी का संरचना की बात कर रहे हैं, समझे, शेप की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए, पृथ्वी का ये जो ऐसे सेंटर है, ये आंतरिक कोर है, ये बाह्य कोर है। शॉर्ट में बना रही, तो चैप्टर आगे तो पूरा करेंगे। और ये जो ऐसे बाहरी परत है, इसी को क्रस्ट कहता है, जिसको भू पर पट्टी, इसी पर हम लोग हैं। सारी जैविक अजैविक क्रिया इसी पर होती है।
ये जो है सॉलिड, सब लिख देते हैं शॉर्ट में, घबराइएगा नहीं, सब लिख देते हैं, सब प्रॉपर प्रिंटेड मिलेगा आपको पीडीएफ रूप में, तब समझाएंगे तो लिखना कम पड़ेगा, खाली क्लास कीजिएगा। यह सियाल से बना होता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना होता है सारी। इसके बाद ये जो है इसका 30 से 35 किलोमीटर तक क्या है मोटाई है, औसत जो है से लगभग 33 किलो, सब तो क्वेश्चन लिख देते हैं। ये जो है से मेंटल है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये कहाँ लिखे हैं, इसको पढ़िएगा सियाल, अभी खाली समझा रहे हैं, सब मिल जाएगा। सियाल मतलब सिलिका प्लस, ये जो है से सीमा से बना होता है, मतलब SiO2, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन शायद होगा। और ये मैग्नीशियम से बना होता है, ये बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है, ये सेमी लिक्विड स्टेट है। क्यों होता है इस पर तो पूरा चर्चा करेंगे हम। अर्थ जिसको प्लाज्मा स्टेट कहता है, सब लिखेंगे। ये जो है से फुल्ली सॉलिड स्टेट में है, ये नीफे से बना होता है, ये ना ये फी निकल प्लस लोहा से बना, सब कुछ तो करिए दिए। अब कह रहा है कि यहाँ से जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, माने सॉलिड जो लिक्विड में बदलेगा, जो ऑलरेडी लिक्विड है गैसियस स्टेट में बदलेगा। तो टॉप टू अर्थ ये ख्याल रखिए जी, यहाँ जहाँ हम लोग क्रस्ट पर हैं, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्रस्ट पर ही हैं। सारी बायोटिक मल्टी स्टार आपका विशाल मकान कहीं बना हुआ होगा, कहीं का अपार्टमेंट बना होगा, मल्टी स्टार बिल्डिंग को क्रस्ट पर है, इसलिए कि 35 किलोमीटर से नीचे किसी बिल्डिंग का अपार्टमेंट का पिलर नहीं गया होगा। विश्व का सबसे गहरा खान है अफ्रीका वाला 4.5 किलो। ये सब तो पूरा चैप्टर है, तो इसी को एक लाइन में कहा, ऑल बायोटिक एंड ए बायोटिक एक्टिविटी हेल्ड ओवर अर्थ क्रस्ट, माने सारी जैविक क्रिया पृथ्वी के भूपट पर पृथ्वी का सबसे ऊपरी या बाहरी तल होता है, जिसकी औसत मोटाई या गहराई 33 किलोमीटर, 30 से कम नहीं 35 है, लेकिन महासागरीय नितल में 5 से 10 होता है। सब बोल रहे हैं, अभी घबराइए नहीं, सब पढ़ना है इसी चैप्टर का, हो गया। तो यहाँ से नीचे जाते हैं तो अभी तो आप 40-45 पर भाप निकलने लगता है, अंदर लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में, आपको कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? तो इसी सिस्मिक वेव, तब भूकंपीय तरंग 3 तरह का, पी वेव, एस वेव, एल वेव, क्या क्या बोले एक के साथ में है, तो आप इससे कीजिएगा ये, तो यही वेव जो है से पी वेव, एस वेव और एल वेव कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंग, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग। तो ये तो पूरा पढ़ना क्या है से हम आपको बता दिए हैं। ज्वालामुखी उद्गार से इसका कॉइन प्लेट टेक्टोनिक एक चैप्टर है। तो भूकंपीय तरंग से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, माने उसके अंदर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट में, क्या कोई जाके पता लगाया, कोई भूगोल शास्त्री, कोई वैज्ञानिक नहीं। तो भूकंपीय तरंग से लिक्विड से अगर हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है, वहां पर लिक्विड है, तीनों को पास करता है, पी वेव, पी एस, सबको सॉलिड, लिक्विड, गैस सब से गुजर जाता है। लेकिन एस वेव जो है ऐसे केवल सॉलिड में, लिक्विड से नहीं गुजरता है। सबसे खतरनाक जो होता है एल वेव, सबसे परेशानी वही करता है। भूकंप आना होता है तो सिस्मोग्राफर क्या, वही पी वेव सबसे पहले वहां पर पहुंचता है, तो वार्निंग देने लगता है। तो पूरा स्केच करके आपको पढ़ाएंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो कुछ भी जानकारी का स्रोत है, ऑथेंटिक एंड जस्टिफाइड। ऑथेंटिक ने कोई कुछ बोल दिया, डाटा ले लिया, वो नहीं। और जस्टिफाइड का मतलब होता है जो हम भी उसको सही मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट जानकारी का स्रोत है भूकंपीय तरंग। अब भूकंप क्या है? पृथ्वी का न केवल डोलना, कंपन करना, बल्कि झटके के साथ पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। नॉट मेयरली वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, दैट इज वाइब्रेशन विथ जर्किंग, इट टर्न्ड एज अर्थक्वेक। भूकंप आता के यहाँ टॉप टू अर्थ बढ़, यहाँ से नीचे जाएगा तापमान बढ़ेगा, लेकिन तापमान के बढ़ने का दर जो है से घटता है। यहाँ से ऊपर जाइएगा तो तापमान में कमी होगी, लेकिन तापमान में कमी होने का दर अलग अलग होता है।
तो तापमान तो बढ़ना है, दौड़ घट गया है। 100 किलोमीटर पर 21 से 12 डिग्री सी पर किलोमीटर, क्या क्या बोले, इतना कम समय, तो पूरा चैप्टर है, एक चैप्टर में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आपको 10-20 मिनट इतना बनाना है। तो ये यहाँ से जहाँ पर हम आप हैं भू पर यहाँ से नीचे जाएंगे तो तापमान में कमी होती है, लेकिन तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान में वृद्धि के दौर में कमी होती है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी होती है, लेकिन कमी का दर भी अलग अलग होता है। तो तापमान तो बढ़ रहा है, दर घट रहा है, तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सॉलिड है लिक्विड में बढ़ेगा, सॉलिड जो है से लिक्विड में बदलेगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और जो पहले से लिक्विड है गैसियस स्टेट में आएगा, तो अल्टीमेटली तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम आयतन निकलने का जो कोशिश करता है वही तो भूकंपीय झटका है। और जहां कमजोर मिला फोड़ के निकल दिया तो ज्वालामुखी है। तो भूकंप और ज्वालामुखी के कारण एक है, परिणाम अलग अलग है। नहीं देखते हैं फ्री का कहीं खाना मिलता है तो घर में 5-6 रोटी खाते हैं और फ्री के लिए 40 को डाल देते हैं, तो 40 में तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही ना। और जब यहाँ तक आएगा तो बाहर आप फेंकते हैं। अभी कितना दूर जाएगा यहाँ पर निर्भर करेगा जब आप कितना डाला है, समझे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ना कांस्टेंट है। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, में सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, ठोस तरल में, और जो पहले से तरल अवस्था में गैसियस अवस्था में अल्टीमेटली क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ आयतन बाहर निकलने की कोशिश करता है, वही तो भूकंप ये झटका है। तो किताब जो जनरल आप लोग पढ़ते हैं, ऐसे कहें कि सब आप कौन पढ़ते हो तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग पृथ्वी का कंपन करना डोलना भूकंप है, नहीं। अर्थ जो है काइनेटिक स्टेट में है, गतिशील है, तो उसमें तो वाइब्रेशन तो होगा ही, तो हर हमेशा भूकंप है, नहीं। नॉट मेयरली वाइब्रेशन ऑफ राइदर वाइब्रेशन विथ जर्किंग इट टर्न्ड एट अर्थक्वेक। ये चैप्टर आएगा तो बहुत एनालिसिस करेंगे, क्या क्या बोले। चलिए यही तो हो ही गया, पूरे लिख दे। पृथ्वी के मेंटल का मतलब ये जो है सेंटर या आंतरिक कोर है, बाह्य कोर है, इसकी बात कर रहा है। ये जो है क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट जो है से बोले है ना, इसका औसत है 33 किलोमीटर, इसका मतलब है 30 से 35, भी अपने किलोमीटर में है, लेकिन महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर। चिंता न कीजिएगा, सब चैप्टर मिलेगा आपको लिखा हुआ, इस सॉलिड इसकी बात कर रहा है ये। तो ये जो है से सियाल से बना हुआ, सब लिखिए दिए हैं। सियाल देखिएगा SiO2 है, एल है, समझे, सिलिकॉन नहीं है, सिलिका है, गलती ना कीजिएगा, पहले ही सिलिकॉन है। ये जो है सो 2900 किलोमीटर है इसकी मोटाई, इस सॉलिड में लिक्विड स्टेट में है। ये जो है से सीमा से ऊपर तो लिख दिए हैं, सीमा का मतलब है SiO2 + Mg, मतलब मैग्नीशियम। तो यही तो पूछ रहा है, क्या कर रहा है, मेंटल का ये हो गया। देख रहे हैं सिलिकॉन प्लस यही मार देता है, ये नहीं, ये देखिए सिलिका प्लस में, तो ये जो है से क्रस्ट का है जो वहाँ पर लिखे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है, तो आपका आंसर ये हो गया। देखिए और ऐसा सेट मिलेगा आपको वर्ल्ड में 5-7, इंडिया में कुछ बिहार का भी सब बना है, ये देखते रहिए और कोशिश कीजिए, थोड़ा हमको भी सहयोग कीजिए, इतने वर्षों से लोगों के बीच हैं, थोड़ा बहुत जो आप लोग कर सकते हैं। छोटा मोटा कोर्स है, इसमें जुड़ जाइए, ये हमको भी इंटरेस्ट आवे, और जो सब टॉपिक है उसका ऑलरेडी आपको मिलेगा PDF में, एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा। अभी जुड़ने के लिए छोटा छोटा कोर्स भी हम ला रहे हैं, जैसे टीचर वाले के लिए साइंस पढ़िए, केवल आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, जो पढ़ना है वही पढ़िए। और टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या कोई रिश्तेदारी थोड़ी ही रहता है, आपके आकांक्षा के अनुकूल हम खरा उतरेंगे, वही सबसे बड़ा संबंध है, बस और क्या। थैंक यू, फिर मिलेगा कल और क्लास मिलेगा।